हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों ने जड़त्वाघूर्ण के प्रमेय पढ़े हैं, समानांतर अक्षों का प्रमेय। अब उसके बाद एक दूसरा जो हम लोगों को प्रमेय पढ़ना है वो है लंबवत अक्षों का प्रमेय। लंबवत अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों के प्रमेय को हम लोगों ने कर पढ़ा था। अब हम लोग लंबवत अक्षों का प्रमेय पढ़ते हैं। लंबवत अक्षों का प्रमेय। लंबवत अक्षों का प्रमेय किसी समतल पटल का पटल में स्थित दो लंबवत अक्ष, पटल है ये कोई पटरा टाइप का पतला सा, इसके इस पटल में स्थित दो अक्ष हमने मान लिया एक्स और वाई इसके पटल में हैं। तो दो लंबवत अक्षों, एक्स और वाई लंबवत होते हैं एक दूसरे के, लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्णों का योग, यानी इस पटल का इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालिए, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालिए, उनको जोड़िए तो दोनों अक्षों के, इन अक्षों के कटान बिंदु जहाँ पर दोनों काटते हैं अक्ष, उस कटान बिंदु से और इस पटल के लंबवत जो अक्ष होगा तो एक्स और वाई के लंबवत तो जेड ही होगा, इसके परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। अब इसको हम इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पटल है, ये पटल है, इस पटल में हमने इसके लंबवत एक अक्ष लिया और इसके सापेक्ष हमने इसको घुमाया, जड़त्वाघूर्ण निकाला। तो एक अक्ष ये हमारा एक्स हो गया, इसका एक दूसरा अक्ष हमने ले लिया जो इस तरह से है और इस तरह से घुमाया और इसका जड़त्वाघूर्ण निकाल लिया, ये जड़त्वाघूर्ण इसका ज्ञात हो गया। इन दोनों का जोड़, यानी एक तो इस अक्ष के सापेक्ष और दूसरा इस अक्ष के सापेक्ष। अब ये और ये दोनों जो अक्ष हैं, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है, ये दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। इन दोनों अक्षों के सापेक्ष इस पटल का जड़त्वाघूर्ण इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले और इस पटल के लंबवत, यानी इसके सापेक्ष अगर घुमावें, इस पटल के सापेक्ष, इस पटल को इस अक्ष के सापेक्ष घुमावें तो जो जड़त्वाघूर्ण आएगा उसके जोड़ के बराबर होगा। यही है लंबवत अक्षों का प्रमेय कि किसी भी पटल में स्थित दो लंबवत अक्ष हैं, उनके सापेक्ष हम निकालें जड़त्वाघूर्ण और फिर जहाँ ये काटते हैं इससे लंबवत अक्ष जो आता है उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकाल लें तो उसके जोड़ के बराबर होगा। हमने मान लेते हैं कि जो हमारा पटल है उस पटल में एक्स और वाई दो वो हैं हमारे अक्ष, और उसके के कटान बिंदु से जो अक्ष है वो जेड है। तो जेड के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण होगा, ये पटल में दोनों लंबवत अक्ष हैं, इनके परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होगा। अब इसको निकालने के लिए हमने मान लिया कि एक मान लिया कि कोई कण जेड अक्ष से यम द्रव्यमान का कण आर दूरी पर है। ये कण है, द्रव्यमान यम है और दूरी इसकी आर है। ये यम द्रव्यमान है, यानी ये यम कण जेड अक्ष से आर दूरी पर है। यानी इसको ऐसे समझें, ये यम कण है, ये जेड अक्ष है, ऐसे इसकी दूरी है आर। इसलिए इस जेड अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पटल का जड़त्वाघूर्ण, इसलिए जेड अक्ष के सापेक्ष या परितः अबाउट जेड अक्ष के परितः, पटल का
पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि जेड अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसको हमने आई जेड लिया। क्योंकि पूरी वस्तु का निकाला इसलिए हमने सिग्मा किया, सिग्मा यम आर स्क्वायर, सिग्मा यम आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ये जो आर है, आर यहाँ पर, ये दोनों लंबवत हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो ये है आपका x और ये है y। अगर इसको यहाँ ध्यान से देखिए तो ये है x, ये है y। अगर इसको थोड़ा हम बड़ा बनाएं, इस तरह से बनाते हैं, ये z है, ये x है और ये y है। तो ये हमारा जो x है, ये y है, ये यहाँ से यहाँ, ये r है, ये है r। तो ये जो दूरी r है, चूंकि ये दूरी इसी तल में है, x y तल में है, और इसलिए ये दूरी बराबर हो जाएगी इसके समानांतर ये आपका y हुआ, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये हुई y, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये हुई x, और ये दूरी है y जो इसी के समानांतर है, ये y के समानांतर है, ये y अक्ष है, इसका समानांतर। तो r स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसलिए आई जेड इक्वल टू सिग्मा यम आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समकोण है, ये एक्स और ये वाई, ये इनके बीच में ये समकोण है, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखेंगे ये 90 डिग्री है। तो जो x है और जो y है वो एक दूसरे पर 90 अंश पर हैं। तो ये x है और ये y है, तो x और y ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री है आपका ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो x y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x है, y है, इनके बीच में 90 अंश का कोण है। हमने यहाँ से इसको खींच दिया, इसके समानांतर खींचा, यह है आपका x और यह है आपका y, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका आया सिग्मा यम वाई स्क्वायर सिग्मा यम एक्स स्क्वायर। और या आई जेड यानी जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व घूम सिग्मा यम वाई स्क्वायर, ये वाई डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है इस कण की एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, तो ये हुआ आई एक्स और ये हो गया, ये वाई अक्ष से दूरी है तो हो गया आई वाई। और इसलिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है लंबवत अक्षों का प्रमेय। अब इसका एक आध हम उदाहरण देखते हैं। अब ये लंबवत अक्षों का प्रमेय तो समझ में आ गई कि कोई भी अगर पटल है
और उसके पटल में दो अक्ष लंबवत अक्ष हैं, तो उनके दोनों के सापेक्ष अगर जड़त्वा घूर्ण निकाल लें तो जहाँ पर दोनों काटते हैं इस पटल के लंबवत कोई अक्ष लें, उसके सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण निकालें तो उनके दोनों का मान बराबर होगा। यानी इनके दोनों के जड़त्वा घूर्णों का जोड़ और इसके लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष जो जड़त्वा घूर्ण निकालेंगे उसके मान के बराबर होगा। वही है ये लंबवत अक्षों का प्रमेय। अब आइए इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई उदाहरण। हमारे पास एक आयताकार पटल है, एक आयताकार पटल है, ये आयताकार पटल है। हमको इस अक्ष के सापेक्ष जो आयताकार पटल है उसमें हम इसके सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण निकालते हैं। या मान लीजिए हम एक छड़ ले लेते हैं। छड़ में नहीं होगा, हम इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई ये डिस्क ले लिया हमने, ये डिस्क है। डिस्क हमेशा ठोस रहती है। इसका ये केंद्र है, ये त्रिज्या इसकी r है और इस अक्ष के लंबवत, इसके लंबवत इसका जड़त्वा घूर्ण केंद्र से डिस्क के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वा घूर्ण आई, चूंकि ये लंबवत है इसलिए इसको आप आई जेड मान लें। ये आपका बराबर हुआ, ठोस है 1/2 यम आर स्क्वायर, जहां यम इसका द्रव्यमान है। हमको निकालना है इसकी किसी व्यास के सापेक्ष, कोई भी हम व्यास ले लें, ये व्यास ले लें या ये व्यास ले लें। व्यास हमने ले लिया, व्यास ये मान लीजिए आपका ए बी है, ये व्यास आपका सी डी है। ये दोनों लंबवत हैं। हम जानते हैं कि इस पृष्ठ में स्थित दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण, तो ए बी के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण ए बी के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण, इसको हमने मान लिया आई एक्स प्लस सी डी के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण, इसको हमने मान लिया आई वाई। इसके सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण निकाला, घुमाया तो आई वाई, इसके सापेक्ष इसको घुमाया तो आई एक्स। ये बराबर हो जाएगा, इसके सापेक्ष अगर इसको घुमाएं तो आई जेड। यहां ध्यान देने की बात है कि इसके सारे व्यास एक जैसे हैं, व्यास एक जैसे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यास के सापेक्ष या परितः जो भी जड़त्वा घूर्ण निकाला जाएगा इस डिस्क का वो एक ही आएगा। इसलिए ए बी के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण आई एक्स और सी डी के सापेक्ष जड़त्वा घूर्ण आई वाई एक ही रहेगा। तो चूंकि ए बी तथा सी डी, या ऐसा कहिए कि चूंकि प्रत्येक व्यास के परितः
जड़त्वाघूर्ण समान है, इसलिए Ix इज इक्वल टू Iy, और इसीलिए 2Ix हमने y की जगह Iy की जगह भी Ix रखा, इसके 2Ix बराबर Iz, अब Iz है 1/2 mr², और इसीलिए Ix बराबर 1/4 mr²। ये Ix का मतलब कि Ix, Iy, Iz कोई भी अक्ष, किसी भी अक्ष के सापेक्ष, किसी भी अक्ष के सापेक्ष I इज इक्वल टू mr²/4। तो चूंकि उसके केंद्र से उसके अक्ष के, उसके केंद्र से उसके पृष्ठ के लंबवत अक्ष के सापेक्ष हमें मालूम है, इसलिए दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष हमने निकाला, लेकिन वो दोनों का एक ही होगा, इसलिए उनको दोनों को जोड़ कर हमने 2x कर दिया, उसके सापेक्ष लंबवत अक्षों का हमें ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी, जहाँ भी हमको लंबवत अक्षों के सापेक्ष निकालना हो, जरूरत पड़ती रहती है, तो किसी भी अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो हो गया जड़त्वाघूर्ण के प्रमेय। अब जड़त्वाघूर्ण के प्रमेय के बाद दो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ लिए। एक समांतर अक्षों का हम लोगों ने कल उसका भी उदाहरण देख लिया, और ये भी है जिसका हमने उदाहरण देख लिया। अब जो अगला है वो कोई भी वस्तु, जैसा हमारे रिंग है, छल्ला है, बेलन है, गोला है, वो लुढ़कता है। तो उसके लुढ़कने की जो गति है, जब भी कोई वस्तु लुढ़कती है तो दो तरह की गति करती है। एक तो वो वस्तु फिसलती भी है और वो वस्तु लुढ़कती भी है। तो किसी वस्तु में बेलन है, रिंग है यानी छल्ला है, जिसको वलय कहते हैं, वलय। तो किसी वस्तु यानी बेलन, वलय, गोला की लोटनी गत रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी। अब इसमें देखिए, जब भी कोई वस्तु लुढ़कती है, लोटनी गत करती है और आगे चलती है, जैसे किसी भी गेंद को लुढ़का दें तो अपनी जगह ही नहीं लुढ़कता, वो आगे बढ़ता भी जाता है। तो लुढ़कते हुई वस्तु में दो गतियां एक साथ होती हैं। लुढ़कती वस्तु में दो गतियां होती हैं। लुढ़कती वस्तु में स्थानांतरी प्लस लोटनिक दोनों गति होती है।
मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है जो लुढ़कती है, लौटनिक गति करती है, और दूसरी फिर ये गति है कि जिसमें स्थानांतरीय गति करती है, और यही गति मिलकर के लौटनिक प्लस स्थानांतरीय, लुढ़कती हुई स्थानांतरीय गति, लुढ़कती हुई स्थानांतरीय गति। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो अगर ये वस्तु, ये इसका केंद्र है, यदि वस्तु केवल लौटनिक गति करती है, अपनी जगह घूमती है, कोई चिकनी फर्श है और उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दें तो वो चिकनी अगर होगी तो पहिया केवल लौटनिक गति करेगा और मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो यदि चिकनी फर्श है, घर्षण रहित है, घर्षण नहीं है, तो वस्तु केवल लौटनिक गति करेगी। अब जब लौटनिक गति करती है तो उसकी प्रत्येक जो कण हैं वो घूमते हैं, यानी यहाँ का जो नीचे वाला बिंदु है वो इस तरफ को गति करेगा, इसका जो ऊपर वाला बिंदु है ये इस तरफ को गति करेगा, और इसका ये बिंदु कहीं भी गति नहीं करेगा, ये तो अपनी जगह पर है। इसलिए इसकी जो गति है सेंटर ऑफ मास की, v सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 0 रहेगा। इसकी गति v, मान लीजिए ये हमारा ऊपर का बिंदु है bt, ये बराबर हो जाएगा ओमेगा r, जहाँ पर r इसकी त्रिज्या है, और इसी प्रकार ये गति हो जाएगा माइनस v, ये p बिंदु है, तो हो गया आपका यहाँ पर इस बिंदु पर b ओमेगा r, और यहाँ हो जाएगा माइनस b बराबर माइनस ओमेगा r। यहाँ इधर को जा रहा होगा, ये इधर को जा रहा होगा, और बीच वाला इसका बिंदु खाली। एक दूसरे प्रकार की स्थिति हो सकती कि फर्श पर वस्तु लौटनिक गति नहीं करती, वस्तु केवल फिसलती है, यहाँ पर स्थानांतरीय गति नहीं होती, केवल लौटनिक गति होती है, केवल वस्तु में लौटनिक गति है। और इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलता। यहां पर, यहां तो ये वस्तु घूम रही है, यहां पर क्या है कि यहां पर केवल स्थानांतरीय गति हो रही है, केवल स्थानांतरीय। स्थानांतरीय गति में वस्तु घूमती नहीं, घूर्णन नहीं करती। जब घूर्णन नहीं करेगी तो ये बिंदु जो नीचे वाला है, ये बिंदु, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, इसको ही टच करता रहेगा, यानी ये नीचे रहेगा, इसका ये बिंदु ऊपर है, और ये चलेगी, लेकिन जिस चाल से ये चलेगी उसी चाल से पूरा का पूरा एक ही चाल से चलेगा। ये आपका है v c, और ये हमारा ये भी होगा v सेंटर ऑफ मास, और इसकी चाल भी हो जाएगी v सेंटर ऑफ मास। एक ही चाल से ये दोनों चलेंगे, देख रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें दोनों है, ये लुढ़कती हुई चलती है, ये लुढ़कती हुई, यानी लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है। अब लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है या लुढ़कती हुई चलती है, ऐसा कहिए, लुढ़कती हुई चलती है, चलती है यानी स्थानांतरीय गति है। तब जब लुढ़कती हुई चलेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, v सेंटर ऑफ मास। ये इसका जो t बिंदु है ये आगे को जाएगा,
लेकिन ये जो नीचे वाला बिंदु है, ये अगर लुढ़कती हुई आगे चलेगी तो यहाँ पर इसका वेग 0 होना चाहिए। अगर ये लुढ़क करके आगे चलेगी, नहीं तो ये पीछे सरक जाएगी। अगर इसका मान केवल उसमें लोटनिक गति हो रही है, अगर लोटनिक गति हो रही है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे फिर इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इनकी स्थानांतरीय गति नहीं होगी। यहाँ पर स्थानांतरीय गति भी है, लेकिन ये जो लुढ़कती हुई चलती है तो यहाँ पर इस बिंदु पर तो ये नीचे के संपर्क में रहता है, और यहाँ पर ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये तेजी से आगे चलती है। यानी यहाँ पर जो चाल है वो इस चाल की दूनी चाल है। यानी यहाँ पर जो चाल है ये बराबर है 2v सेंटर ऑफ मास यानी 2 ओमेगा आर। यहाँ पर जो चाल है यह है ओमेगा आर, और यहाँ पर जो चाल है वो है 0। यहाँ पर चाल 0 है, यहाँ पर उसकी चाल दूनी, इसके सापेक्ष इसकी चाल दूनी है, ये ओमेगा आर है। तो जब लुढ़कती हुई चलती है तो जहाँ संपर्क रहता है वहाँ पर उसमें स्थानांतरीय गति नहीं होती, वो स्थानांतरीय गति नहीं होती, और इसलिए स्थानांतरीय गति यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर ओमेगा आर है और यहाँ पर 2 ओमेगा आर है। अब यदि ये वस्तु चिकने फर्श पर कोई वस्तु चलती है, यदि कोई वस्तु चिकने फर्श पर चले तो केवल उसमें लोटनिक गति होगी। लोटनिक गति ये केवल वस्तु में लोटनिक गति है, और लोटनिक गति तब होती है जब फर्श या सड़क या फर्श घर्षण रहित है। जब फर्श घर्षण रहित है तो वस्तु में केवल लोटनिक गति होगी, वो घर्षण रहित है, उसी अपनी जगह घूमेगी, स्थानांतरीय गति नहीं होगी। अब अगर स्थानांतरीय गति भी हो रही हो, यहाँ पर क्या है कि घर्षण बहुत ही अधिक है। जब घर्षण होगा तो घर्षण होने में वस्तु, क्योंकि घर्षण है तो घर्षण के कारण से वस्तु में आगे वस्तु नहीं बढ़ेगी, केवल स्थानांतरीय गति होती है, यहाँ पर घूमती नहीं, क्योंकि इतना अधिक घर्षण है कि वो घूम नहीं पाती। अब यदि घर्षण अधिक हो, या यह कहिए कि यदि जो v सेंटर ऑफ मास है अगर इसका मान ओमेगा आर के बराबर है, यदि v सेंटर ऑफ मास बराबर ओमेगा आर, तो जो वस्तु है वो एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी चलेगी। तो वस्तु एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी चलेगी। और इसलिए वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है। वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है। लुढ़कती माने लोटनिक गति करती है। साइकिल का पहिया
साइकिल या मोटरसाइकिल जा रही है, अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो साइकिल या मोटरसाइकिल सड़क पर चलती चली जाएगी, वो कहीं भी फिसलेगी नहीं, न पीछे की ओर न आगे की ओर। अब आइए, यदि दूसरी शर्त क्या है? ये तो है पहली शर्त। नंबर 2, यदि V सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर दैट ओमेगा आर। अगर V सेंटर ऑफ ओमेगा आर से ज़्यादा है तो एक चक्कर में वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो वस्तु एक चक्कर में 2πr से अधिक दूरी तय करेगी। अधिक दूरी तय करेगी और वस्तु आगे को फिसलेगी। फिसल जाएगी। अब आगे को कैसा फिसलती है? जब तेज चलती हुई गाड़ी में हम ब्रेक लगा दें तो वो लुढ़कती तो कम है लेकिन दूर तक फिसलती है। तेज गतिमान गाड़ी में ब्रेक लगाने पर, तेज रफ्तार की गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगाने पर तीसरा, और यदि V सेंटर ऑफ मास स्मॉलर देन ओमेगा आर, इसका मान कम है तो ये ओमेगा आर 2πr दूरी अधिक होगी और V सेंटर ऑफ मास कम होगी, अर्थात एक चक्कर में कम दूरी तय करेगी। तो वस्तु एक चक्कर में 2πr से कम दूरी तय करेगी। वह पीछे की ओर फिसलेगी। गाड़ी को हम चलाते हैं, कीचड़ में गाड़ी का पहिया घूमता है, गाड़ी थोड़ी फिसलती है। कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी अधिक घूमता है और कम दूरी चलता है ये तो हो गया प्लेन पर कोई वस्तु के फिसलने या बिना फिसलने की शर्त क्या है। फिसलने या बिना फिसलने की क्या शर्त है?
आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यह हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। यहां पर ये कोई वस्तु इस पर लुढ़कती है, इसका केंद्र है। यहां पर पीछे की ओर ये घर्षण लगता है Fs। ये इसका भार है mg। ये इसका झुकाव कोण थीटा है। इस दिशा में इसका घटक हो जाएगा mg cos थीटा, और इस दिशा में इसका नॉर्मल हो जाएगा n। इसका इस दिशा में घटक होगा mg sin थीटा। अब मान लीजिए ये सीमांत स्थिति में है, लुढ़क रही है। वस्तु A त्वरण से लुढ़कती है। इसलिए नीचे को आ रही है, mg sin थीटा ज़्यादा होगा। mg sin थीटा माइनस Fs ये बराबर हो जाएगा m इंटू ए। ये इसका पहला समीकरण है। इसी प्रकार n बराबर mg cos थीटा तथा n इक्वल टू mg cos थीटा। वस्तु पर बलाघूर्ण, वस्तु पर बल आघूर्ण वस्तु पर बल आघूर्ण टाउ। बल आघूर्ण बराबर होता है आई अल्फा, और यही बल आघूर्ण बराबर होता है जो इसको घुमाता है, रोटरी गर्त पैदा करता है। अगर ये घर्षण ना हो तो ये फिसल कर चली जाएगी। ये घूमती है, घूर्णन करती है। घूर्णन कराने के लिए इस पर एक बल लगता है, Fs केंद्र के सापेक्ष बल आघूर्ण लगाता है। इसलिए ये जो Fs बल आघूर्ण लगाता है वही इसको लोटनी गति कराता है। तो इसमें पैदा होने वाली लोटनी गति इसी Fs के कारण हो रही है। अगर ये घर्षण बल नहीं होता तो ये फिसल जाती, यही इसको घुमाता है।
इसलिए वस्तु पर बल आघूर्ण टाउ एक तो आई अल्फा होता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये बराबर हो जाएगा एफ एस इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी इस केंद्र के सापेक्ष, ये है इसका त्रिज्या आर, या एफ एस बराबर आई और इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए अपान आर। अल्फा इज कोणीय त्वरण और ए स्थानांतरीय त्वरण, अल्फा बराबर ए अपान आर। तो अल्फा बराबर ए अपान आर, और एक आर जो इसका था ये आर भी नीचे आ गया, तो एफ एस बराबर आई ए अपान आर स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन और हो गया। समीकरण एक से ये वैल्यू हमने समीकरण एक में रख दी। समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में हमने मान रखा तो ये आ गया यम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए, और इसलिए इनको एक तरफ कर लें, ए इक्वल टू एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा, और इसलिए त्वरण ए इक्वल टू, यदि हम इस यम से भाग दे दें तो आपका हो जाएगा जी साइन थीटा, यम से हम भाग दे दिया तो नीचे आ गया 1 प्लस आई अपान यम आर स्क्वायर। ए इक्वल टू जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा है, जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपान यम आर स्क्वायर। हम इसको इस रूप में भी रख सकते हैं, या ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 आई बराबर यम के स्क्वायर, और यम आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो ऊपर हो गया के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर।
चूंकि आई अपान एम आर स्क्वायर, चूंकि आई अपान एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यह बिना फिसले लुढ़कने की शर्त के लिए त्वरण का मान है। ये त्वरण का मान है। और इसलिए एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, या एफ एस का मान हम निकाल चुके हैं। एफ एस बराबर है आई ए अपान आर स्क्वायर, या आई ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस एम जी कास थीटा। और इसलिए म्यू एस एम जी कास थीटा इक्वल टू आई अपान आर स्क्वायर। ए की ये वैल्यू दी है, ए की वैल्यू रख दी, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। और इसलिए म्यू एस इक्वल टू ये जी से ये जी कट जाएगा, यम से भी इधर हम भाग दे देंगे, तो और कास थीटा साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान इधर आई अपान आर स्क्वायर कास थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर
ये जो म्यूएस का न्यूनतम मान कितना आएगा इसकी वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ यम भी था, ये यम था, यहाँ यम भी है, यम साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर tan थीटा, और इसलिए म्यू एस इक्वल टू, ये यहाँ है आपका आई बराबर यम के स्क्वायर, साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर tan थीटा, नीचे है यम आर स्क्वायर, इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब ये आर से गुणा करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, और फिर के स्क्वायर जब नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan थीटा अपान वन प्लस आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर, ये उलट जाएगा क्योंकि इससे यहाँ कट जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब के स्क्वायर नीचे लाएंगे तो के स्क्वायर कट जाएगा। तो ये है घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान। बिना फिसले लुढ़कने के लिए यह है कि बिना फिसले लुढ़कने के लिए क्या शर्त होगी। तो बिना फिसले लुढ़कने की यही शर्त है। और बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।